Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today we are with a most interesting topic, that is your gravitation. It's introduction. Before starting any introduction, I just want that you should go for a flashback. In the chapter first, we have studied four fundamental forces of nature. Four fundamental forces of nature. Very first chapter we have this, जिसमें हमने फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा था. वेयर वीक फोर्सेस, strong nuclear force and weak nuclear force, and all the electromagnetic force. Amongst them, we have studied the gravitational force. Student, जहाँ बात हो फोर्स की, whenever we talk about a force, जब हम फोर्स शब्द की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली फोर्स का कोई ना कोई सोर्स होता है. ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ किस किस चीज से बना है? यूनिवर्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और यू कैन से मैटर एंड रेडिएशंस. मैटर, anything which occupies space and has some weight. मैटर के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स. वन इज योर मास एंड वन इज योर चार्ज. इस प्रॉपर्टी के बारे में विल स्टडी इन योर +2. इसकी हम 12th में बात करेंगे. वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे. Here the fundamental property which we are talking about is mass. Gravitation का सारा दारमदार, everything depends upon mass. So gravitational force का मतलब है एक ऐसी force which is generated due to certain field. जब force की बात हो रही है और field शब्द आ रहा है, यानी कोई ना कोई field है जिसके कारण force लगती है. It means we are surrounded by gravitational field, electromagnetic field, so many fields around us, because universe में there are so many exchange of matter and energy. पूरा ब्रह्मांड इससे ही बना है. और मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई. वन इज मास, विच वी आर डिस्कसिंग इन योर 11th क्लास. उसमें से जो हमने वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स की बात की थी, हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की. इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर. नाउ स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का इतिहास की अगर बात करें, इट्स क्वाइट ओल्ड. वेरियस साइंटिस्ट, कोपरनिकस, गैलीलियो, दे ऑल स्टडीड. गैलीलियो ने थ्योरी दी थी, दैट इज अर्थ के आसपास, दैट इज ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ, एंड देयर आर लॉट ऑफ, उसकी थ्योरी को कई उस टाइम के सोसाइटी में स्पेशली चैलेंज किया गया था, लेकिन इन विद कमिंग टाइम्स ही वाज प्रूव्ड राइट. देन देयर इज अ साइंटिस्ट लाइक केपलर ने फर्दर स्टडी किया था. गैलीलियो ने बहुत सारे इंक्लाइंड प्लेन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे. इंक्लाइंड प्लेन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ही केप्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट ओवर हियर and he found that it fall down. इस तरह उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव किया था कि अगर फोर्स के कारण मोशन होता है, पर यहाँ इस केस में क्या था, we are on the surface of earth, we can see sometimes moon here, moon is going here, like that. Sun rises from this side and we can see sunsets and sunrise regularly, day night. That proved something. That proved कि obviously कोई ऐसी चीज है कि obviously पूरे ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें जो हैं, they are in a motion which is not a straight line motion. There is certain curvilinear motion there. कुछ ना कुछ curvilinear motion है, and it is with all the galaxies, all the solar systems and everywhere. Stars के पूरे cluster में ऐसा motion हो रहा है कि there is certain set of motions, and that set of motion हमें बताता है कि ऑब्वियसली
उसका जो फील्ड है वो इस तरह का बन रहा है कि सेंटर की ओर, फोर्स की ओर एक्सर्ट करता है, एक फिक्स सेंटर की ओर। तो इस फोर्स को चलाने वाला कौन? इस फोर्स को चलाने वाली जो पावर थी दैट इज ड्यू टू मास, कि इन बॉडीज के पास मास था तो इसके कारण वो दूसरे मास पे एक्सर्ट करते थे फोर्स। तो ग्रेविटेशन को पढ़ने की शुरुआत गैलीलियो से शुरू होती है। देयर इज अ साइंटिस्ट नोन एज दैट इज केपलर। केपलर ने काफी सारे लॉज दिए, फंडामेंटल लॉज को स्टडी किया। मोशन ऑफ केपलर्स लॉज रिलेटेड टू प्लैनेट्स, उसने काफी सारे लॉज बनाए। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसमें बताया कि सन इज एट द वन ऑफ द फोकस ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसके आसपास ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व। एंड ही गिव्स लॉ ऑफ एरियाज आल्सो, कि प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पर्टिकुलर डिग्री वाइज वो प्लैनेट्स जो अपना एरिया स्वीप करते थे, जस्ट लाइक अ हैंड ऑफ अ क्लॉक which sweeps equal area in equal interval of time. So, and he also gave law of time period, कि time square is proportional to r cube, that is cube of radius. So there's basically laws studied by Kepler's, and how he compiled them, how he worked for them. Let's see न्यूटन ने कैसे इसे दर्शाया था, हमें बताया था। His law was gravitational law. So basically न्यूटन सेड कि अगर हम दो मासेस की बात करते हैं, पॉइंट मासेस की, न्यूटन ने इसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमें समझाया, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज आर। अब इस मास के कारण इस मास पे एक फोर्स लग रही थी। These two masses exert a force. अब फोर्स का कारण मैंने आपको बताया, मैटर के पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है मास, एक है चार्ज। तो यहां पर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी काम करेगी दैट इज मास। ये क्या कर रहा है, these masses will exert force on each other। इसे न्यूटन ने स्टडी किया। काफी सारे प्लैनेटरी मोशंस में हम देखते आए हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल्स लॉट ऑफ रिसर्च वाज गोइंग ऑन, एंड फाइनली देयर इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे न्यूटन ने लॉजिकली डिफाइन किया और फॉर्मुलेशन करके बताया कि हाँ भाई इस तरह से हमें फोर्स जो मिली दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब अगर हम डिस्टेंस जो उनके सेपरेशन का अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो क्या फोर्स पे कोई फर्क पड़ता है? इफ r इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज फोर्स? फोर्स कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द फोर्स? तो क्या वो फोर्स अगर हम डिस्टेंस को दुगना करते हैं, तिगना करते हैं, तो क्या फोर्स भी उतने ही मात्रा में रिड्यूस हो जाएगी? इट विल रिड्यूस 2 times, 3 times? आंसर वाज नो, बिकॉज वी नेवर नो। इसके लिए एक फिक्स फॉर्मुलेशन बनाई थी न्यूटन ने, दैट इज नोन एज योर इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि हाँ जी अगर आप दुगना डिस्टेंस वो कर रहे हैं उनके बीच में, यू सेपरेट देम विद द 2 times, उस डिस्टेंस को सेपरेट कर रहे हैं, तो फोर्स विल बी रिड्यूस्ड 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 times। और वैसे अगर आप 3 times उनके डिस्टेंस सेपरेशन कर रहे हैं तो फोर्स विल बी रिड्यूस्ड 9 times। So these two important points, important formulation regarding force. One is it is proportional to product of masses. Before proceeding to this formulation, let me say, अगर यहाँ पे एक मैं तीसरा मास इंट्रोड्यूस करता हूँ m3, will it affect the force amongst them? Logically आपको लग रहा होगा कि obviously it will create some force on it. Of course it will, but it will not affect the force amongst these two. M3 and अगर मान लो इनके बीच में 100 न्यूटन की फोर्स लग रही थी मासेस M1 M2 में, तो M3 के आने से फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये होगा कि M3 और M1 की फोर्स हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, M3 और
m2 की फोर्स अलग से कैलकुलेट होगी, बट इट विल नॉट अफेक्ट द अदर मासेस, n नंबर ऑफ मासेस विल नॉट अफेक्ट द फोर्स ऑन दीज टू मासेस। ये जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे उस हिसाब से ही एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते रहेंगे। तो फर्स्ट थिंग न्यूटन गेव इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, सेकंड इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। while combining equation first and second, while combining equation first and second, फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंबाइन करेंगे तो विल गेट, while combining equation first and second will get this type of equation, that is your third equation. You can write it in a more precise manner, that is g m1 m2 is a proportionality constant g. This is a universal gravitational constant, friends. G is a universal gravitational constant. It has fixed value. इसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो इट्स वैल्यू इज लेस, क्वाइट लेस, दैट इज 6.67 into 10⁻11. इट्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड की इसकी वैल्यू है। बट दिस फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स, एज आई ऑलरेडी सेड, ग्रेविटेशन भले ही वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, लेकिन इट्स अफेक्ट, इट्स सिग्निफिकेंस इज यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्स में जो जी है इसकी वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस और एनी टू मासेस के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। whether it is on the surface of earth, whether it is between the two planets, or whether it is between two bodies, so it will remain fixed. How to find its unit? It's very simple to find the units of G. From here only you can find, इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स की यूनिट्स हैं न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट इज मीटर, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स, and mass unit is kg square, so it comes out to be Newton meter square kg minus 2. So its value is 6.67 into 10⁻11 Newton meter square kg minus 2. So likewise you can find its dimensional formula also. One more thing, if masses are fundamentally considered in its fundamental way, that is masses is 1 kg, distance is 1 meter, in that case this formula reduces to G equal to, if this is 1 into 1 square, it comes out to be G is equal to F, that is universal gravitation constant is equal to force के बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी। So this was your gravitational universal law of gravitation. Student, it should not be confused with the एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड इट प्रोड्यूस सर्टेन एक्सेलरेशन, दैट इज अर्थ की सेंटर की ओर जब बॉडी अट्रैक्ट होती है या किसी भी प्लैनेट के सेंटर की ओर एक फोर्स के द्वारा देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन ऑन अ बॉडी, on a body by attraction of earth, that is your G, small g, that is your acceleration due to gravity। इसे हम कहते हैं acceleration due to gravity, जबकि आपका कैपिटल G is basically universal gravitation force between any two planets, any two masses m1 and m2, इनके बीच की में जो फोर्स कांस्टेंट है that is G, and G is entirely different thing. It is acceleration produced on a body which is attracted by the center of earth. Basically force can be represented here in two ways. एक तो अभी हमें पता चला G equal to m1 m2 upon r square, which is according to Newton's law of gravitation. Again one fundamental second law of Newton, force is mass into acceleration. If this is earth and earth is exerting a force on certain object, that is m into G. So this is your first equation, let this be your second equation. Now let me find acceleration due to gravity. Now acceleration due to gravity will be, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी S3
acceleration due to gravity, that is g. We have to find from here. First and second को अगर हम देखें तो we can equate them. Both are the equation related to force, that is mass into gravity. Now F is g m1 m2 upon r square. Suppose Earth has a mass m and the body which is attracted by Earth having mass small m. So here this equation reduces to now g mm upon r square equal to mg. Here m get cancels out, because m1 के केस में हमने अर्थ का मास ले लिया, m2 के केस में हमने बॉडी का मास लिया m. Now further equation reduces to, हमारे पास आ गया, that is g equal to gm upon r square. If we know the mass of Earth, radius, and we know the value of g, universal gravitation, we already know that is 6.67 into 10 to the minus 11, and mass of Earth, radius of Earth 6400 kilometers. By putting these values, we get the value of g, that comes out to be 9.8 meter per second square. In many numericals, we consider this to be 10 के आसपास इस वैल्यू को लेते हैं, otherwise it is 9.8 meter per second square. So this is acceleration due to gravity. So this is the basic difference between small g and capital G. Students, ये acceleration due to gravity पे altitude का और depth का क्या effect होता है, we'll watch in next video. Till then, stay tuned.